हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का स्पेशल सेशन एक बार फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ, यहाँ पर मैं उपस्थित हो गया हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेट 9 के साथ। इस सेट में भी 10 नए क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक विशेष बात है कि ये टाइम एंड टेंस के दायरे से अब आजाद है। मतलब ये कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सारे क्वेश्चन टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स पर कहीं ना कहीं आधारित होते हैं, इसे मैं हटाकर अब मिसलेनियस कर रहा हूं। ग्रामर के किसी भी नॉर्म्स पर ये आधारित हो सकते हैं। ये इसलिए मैंने किया है कि पर्याप्त 8 सेशन हो चुके हैं इसके, जिसमें टाइम एंड टेंस और वॉइस को मिलाकर के काफी कुछ मैं बता चुका हूं और लेवल अब थोड़ा आसान लग रहा था, इसलिए धीरे धीरे इसके लेवल को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि आगे जो एग्जामिनेशन है उसमें मिसलेनियस टाइप ही पूछा जाएगा और ये हर तरह के बच्चे के लिए आसान भी होगा, एंटरटेनिंग होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेट में लाए गए सभी 10 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि 20 सेकंड की समय सीमा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बस आज के क्वेश्चन में अंतर इतना है कि ये अब टाइम एंड टेंस या किसी एक चैप्टर के दायरे से आजाद हो चुका है। इसमें हर तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी भी ग्रामेटिकल नॉर्म्स की चर्चा यहाँ पर हो सकती है और उसका उपयोग हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे जब इस बात को सुन रहे होंगे अभी, तो उनके मन में होगा अरे यार, हमने तो एक ही 2 चैप्टर पढ़ा है, अब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा है उसके आधार पर ही आप अटेम्प्ट कीजिए, और अटेम्प्ट करने के बाद सही होता है या गलत होता है, हताश या ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन को समझिए, उसमें जो नया पॉइंट आता है उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि देखिए कहीं पर भी मैं ये नहीं समझता हूं कि आप सिर्फ अगर चैप्टर्स पढ़ते हैं तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। कोई अगर एक पॉइंट भी आपको बता दे रहा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जैसा पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट आसान था वैसा ही रहेगा। आज वैसे कोई खासा टफ क्वेश्चन मैंने नहीं रखा है, थोड़ा बहुत जो है मैंने इसमें मिक्स किया है। धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपका अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से सवाल पूछता है तो बिल्कुल ना छूटे और आप सही बना करके आए। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके सामने आ गया है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द पॉसिबल मार्केट वेयर द प्रोडक्ट। और सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को देखिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंडरलाइंड हिस्सा है, वहां आप उसके स्ट्रक्चर पैटर्न को भी देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन पर आकर के एलिमिनेट कर लेंगे, फिर कंटेक्स्ट के हिसाब से हम आंसर चुन लेंगे। अब यहां देखिए ये जो लिखा हुआ है ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और आपको पता है कि मॉडल वर्ब के साथ जब कभी भी हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, ओरिजिनल फॉर्म है ना, ओरिजिनल फॉर्म इस्तेमाल होता है वर्ब का, ये आपको पता है। अब देखिए कि जो ओरिजिनल फॉर्म है वो है सेल, सोल्ड और सोल्ड। ये है ओरिजिनल फॉर्म, या आप इसको V1, V2, V3 कह सकते हैं। अब यहां पर है कि भाई इसमें गड़बड़ी है, अगर हम इसको बहुत ज्यादा करें तो सेल कर सकते हैं, या नहीं तो दूसरा इसके बाद हम इसको मॉडल वाला जो पैसिव पैटर्न होता है हम उसमें भी बदलाव कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। अब वो पैसिव पैटर्न क्या होता है, तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल।
हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो अब क्या है कि देखिए मैंने यहां पर से दायरा हटा दिया, मैंने आपके लिए बिल्कुल अब ये कह दिया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ आपको टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स लगाने, कोई भी लग सकता है, नॉर्मल जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है। तो अब यहां पर मेरे पास ये है कि अगर सोल्ड रहने की स्थिति है तो यहां मुझे एक बी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये कब होगा, तो जब पैसिव पैटर्न होगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई सेंटेंस आप पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करो कि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहां पर क्या कह रहा है कि द पॉसिबल मार्केट वेयर द प्रोडक्ट, और इसके सेल करने की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट जब भी सेल किया जाएगा तो वो किसी सेलर के द्वारा होगा और वो होगा डोअर, प्रोडक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, रिसीवर। और इसीलिए इस सेंटेंस की शुरुआत जो हुई है वो मेरा ऑब्जेक्ट से हुआ है और यहां पर पैटर्न क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब है कि मुझे ये वाला पैटर्न लगाना पड़ेगा, कैन बी सोल्ड होना चाहिए। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन तो ऐसे भी ग्रामेटिकली गड़बड़ है, अब इसके होने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये मेरा जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो कैन बी सोल्ड होना चाहिए जो कि मेरे सी में दिख रहा है। ये इसकी यहां पर आवश्यकता, और देखिए आवश्यकता भी नहीं है, साथ में ये एलिमिनेट क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसके साथ बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी लिखते हैं तो सब्जेक्ट से मेरे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं हुआ है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि इसका आंसर होगा सी। देखिए सीधी सी बात है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बस आपको ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो संदर्भ है उसके हिसाब से जांचना है और आंसर चुन लेना है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि आपको टाइम एंड टेंस की बातें नहीं समझ में आ रही है, वॉइस की नहीं समझ में आ रही है, तो प्लेलिस्ट में सब अवेलेबल है, आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे उसको पीछे से करते जाइए, साथ में सेट बनाइए और आप कर पाएंगे बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या लिखा हुआ है, वी हैव। अब देखिए कि मेरे पास हैज हैव से जो जुड़ी हुई 2 बात है, हैज, हैव, हैड, इसके साथ हम वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा सकते हैं। पहली कहानी ये है। दूसरी कहानी है कि हम लगा सकते हैं हैज, हैव, हैड प्लस ए या एन या आप कह सकते हैं आर्टिकल कह लो, प्लस उसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल कह सकते हो, डिटरमिनर कह सकते हो, कुछ भी। ये सुटेबल पैटर्न मेरा है कि हैज, हैव प्लस ए एन प्लस नाउन। तीसरा है हैज, हैव, हैड प्लस 2 प्लस V1। इतने सारे जो है हम पैटर्न मेरे पास अवेलेबल है। ये आपको पता है सबसे आसान वाला है, और इसका जो है इस्तेमाल करते हैं ओनस या कंपल्सन जताने के लिए। वो कहते हैं ना कि मुझे करना होगा, मुझे करना पड़ता है, तो इसी तरीके का सेंटेंस आई हैव टू डू, आई विल हैव टू डू, आई हैड टू डू, इस तरीके के स्ट्रक्चर को लगाते हैं। तो हम इस 3 में से मेरे पास मैंने सारा आपके सामने रख दिया। ये कह रहा है कि वी हैव रिलायबली इन्फॉर्म नहीं, एक तो सबसे पहले अगर ये यहां पर इसको रखेंगे तो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उसके हिसाब से गलत हो रहा है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, यहां पर भी इन्फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म्ड है, लेकिन उसके साथ ये इसको पलट दिया, रिलायबिलिटी कर दिया, और ये रिलायबिलिटी जो हो गया ये नाउन हो गया। अब यहां पर है रिलायबली इन्फॉर्म, दैट मीन्स कि ये भी मेरा खत्म हो गया, ये भी मेरा खत्म हो गया, और ये भी यहां से मेरा एलिमिनेट हो गया। दैट मीन्स कि थर्ड फॉर्म वाला जो है, ये वाला ऑप्शन मेरे पर अप्लाई नहीं हो रहा है यहां पर। अब दूसरा क्या है कि हैज, हैव, हैड, ए या एन प्लस नाउन लगा सकते हैं, तो वो तब लगा सकते हैं जब इसको हम इंफॉर्मेशन यानी कि इसको हम नाउन में बदल लें। अब देखिए यहां पर जो ये TION है, ये है आपका नाउन सफिक्स। क्या है ये? नाउन सफिक्स। कई बार मैंने इसकी चर्चा पहले से की है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर करके रखिएगा, ताकि वीडियो जो यहां से अपलोड होती है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। दूसरा, लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। उसके बाद है कि यहां पर जो मैं बात कहना चाह रहा था कि TION जो लगा हुआ है, अगर ये जानकारी आपको चाहिए, आप सुपर बिगनर हैं, आपको इसमें परेशानी होती है कि हम कैसे समझे कि कौन सा शब्द जो है देख कर नाउन है, एडजेक्टिव है, कैसे पहचानेंगे,
तो इसके लिए जो है मैंने एफिक्सेस एंड रूट वर्ड के एपिसोड में जो शुरुआती 10 एपिसोड है उसमें मैंने यही बताया है कि किस जो है सफिक्स को देख करके हम पहचान जाएंगे कि एडजेक्टिव, जैसे मैंने बताया था कि OUS लगा हुआ हो तो वो एडजेक्टिव होता है। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी वहां पर मिलेगी, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि इसको हम इंफॉर्मेशन बदलेंगे, और अब ये देखिए कि ये एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन इसका एक एडजेक्टिव है रिलायबल। तब जो है ये इसको क्वालिफाई कर देगा कि अगर हम एडजेक्टिव को नाउन के साथ लिखें तो ये मुझे जो है अलाउ है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो क्या हो जाएगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन, वी हैव रिलायबल इंफॉर्मेशन। और उस केस में देखिए यहां पर an नहीं भी प्रयोग होगा, जहां पर नहीं लगेगा वहां पर नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसके साथ बाध्यता ही है। वहां पर मैंने कहा कि डिटर्मिनर लगा सकते हैं, एडजेक्टिव लगा सकते हैं, आर्टिकल के साथ एक नॉर्मल है, आई हैव अ काउ, ही हैज अ काउ, ऐसा करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहां पर रिलायबल इंफॉर्मेशन, और इसीलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका बी। क्या हो जाएगा कि वी हैव रिलायबल इंफॉर्मेशन दैट न्यू ब्रांच विल नॉट ओपन टिल नेक्स्ट ईयर, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन, और व्हेन के साथ ये देखिए विल। आपको पहले ही मैंने बताया था सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज का जो कॉम्बिनेशन बताया था कि उसमें भाई सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी विल या विल का कोई फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं होगा। अब कह रहा है कि व्हेन आई रिसीव द लेटर, ये ठीक लग रहा है, इस हिसाब से आई के साथ रिसीव है, बिल्कुल सही लग रहा है कि यहां तक, जब हम यहां तक पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ी है। लेकिन हम आगे देखते हैं, आई फाउंड, और ये क्या है, V2 है, और ये किस समय की कहानी है, पास्ट की कहानी है। दैट द डेट फॉर द इंटरव्यू वॉज ऑलरेडी ओवर। अब यहां पर क्या है, ये भी पास्ट में है, तो ये हिस्सा भी मुझे पास्ट में रखना पड़ेगा। अब यहां पर एक सवाल है कि मैं अगर सीधा सीधा कह दूं कि यहां पर रिसीव्ड मुझे लिखना है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हम हैड रिसीव्ड क्यों नहीं लिख सकते, मतलब हैड प्लस V3 क्यों नहीं लिख सकते। और वैसे भी सर इस घटना से पहले की ये घटना है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर मुझे एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है उससे पहले मुझे पास्ट में जाना है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को गौर से सुनिए, ये बहुत जरूरी है कि हम टेंस में बदलाव तब करते हैं जब समय में वैलिड इंटरवल होता है। जैसे एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई, तो मतलब क्या है कि पहुंचना और गाड़ी का खुलना लगभग एक ही समय हुआ। क्या हो जाएगा, आई रीच द स्टेशन एंड ट्रेन स्टार्टेड। यहां पर कोई भी वैलिड टाइम इंटरवल नहीं है और इसीलिए हमने टेंस को नहीं बदला है। अब दूसरी बात है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई, इसका मतलब है कि हम ये बताना चाहते हैं कि भाई जब हम पहुंचे उससे बहुत पहले गाड़ी खुल गई थी, और तब हम बनाते हैं द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहां सिंपल सी बात है कि अब सिचुएशन देखिए कि ऐसा नहीं है कि भाई पत्र उसको मिला, वो रख दिया, 2-4 दिन के बाद, 2-4 घंटे के बाद पत्र मिला, खोला और उसको पता चल गया कि भाई इंटरव्यू जो है वो उसका डेट ओवर हो गया है। तो इसका मतलब है कि दोनों में वैलिड टाइम गैप नहीं है और इसीलिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये रिसीव वाला ऑप्शन होगा नहीं। और सबसे बेहतर जो है यहां पर देखिए कि रिसीव द लेटर आ रहा है और ये इस पर फिट नहीं बैठेगा, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि हम पास्ट के दो सेंटेंसेस को जब हम लिखते या बोलते हैं तो उस समय में हम क्या दोनों को पास्ट सिंपल में रखें, क्या हम एक जो ज्यादा पुराना है पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पहले की घटना है क्या हम उसको पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 में रखें। तो यहां पर एक छोटी सी बात है कि आप ये समझ लो कि आप एक्सप्रेस क्या करना चाहते हो। अगर आप टाइम इंटरवल एक्सप्रेस करना चाहते हो तो एक को हैड प्लस V3 में रखो और एक को V2 में रखो। अगर आप टाइम इंटरवल एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो तो दोनों को आप सेम टेंस में रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दो हैड प्लस V3 एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और वैसे भी आपको यह जानकारी पहले से दी गई है कि अगर एक पास्ट का सेंटेंस है सिंगल तो वो कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, वो जब भी इंग्लिश में चेंज होगा वो पास्ट सिंपल ही लेगा। तो यहां पर उम्मीद करते हैं कि अब इस बात को आप समझ गए होंगे बखूबी कि आखिरकार हमने हेड प्लस V3 को क्यों एलिमिनेट किया, क्यों उसे छोड़ दिया, क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस है उसमें टाइम गैप नहीं है, वैलिड इंटरवल नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, इफ, फिर से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एससी पीसी का कॉम्बिनेशन है उसको मैंने कैसे बताया था, ये आपको अगर जहन में हो तो एससी में मैंने बताया था क्या कि जो नॉर्मल होता है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखते हैं, किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, तो पास्ट जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो या तो फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक है, फ्यूचर सिंपल में होगा, या एज गिवन, ठीक है, एज गिवन। लेकिन एज गिवन का क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये है कि आप कैन लिख सकते हो, मे लिख सकते हो, कुड या माइट, इस तरीके का कुछ भी अलाउड नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है वुड हैव प्लस V3। ये हम वुड हैव प्लस V3 कब लिखते थे, वुड हैव, वुड प्लस हैव प्लस V3 कब लिखते थे, जब मेरे एससी में होता था हैड प्लस V3, ठीक है, यहां पर हैड प्लस V3 होता था। अब मुझे यह हिस्सा अंडरलाइन करके दिया हुआ, लिखा हुआ इफ ही कंटिन्यूज, तो यहां पर एक्चुअली V5 लिखा हुआ है, आप इस सिंपल को V1 या V5 भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है, टू बिहेव इन द सेम अनप्लेजेंट मैनर, यहां तक एससी है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसके साथ का जो कॉम्बिनेशन है, मुझे यहां पर सबसे पहले तो ये वुड हटाना होगा, विल करेंगे, उसके बाद ये नॉट लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद ये हैव की जरूरत नहीं है, यहां पर होना चाहिए ग्रांट, है ना, विल नॉट ग्रांट हिम एनी रिलीफ। और देखिए यहां पर बी ग्रांटेड नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद देखिए कि हैव के साथ जो है ये V3 यहां पर बिल्कुल होना चाहिए, जो कि नहीं है, नहीं होगा। उसके बाद देखिए कि विल नॉट हैव ग्रांटेड, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये मेरे पैटर्न पर ही नहीं है। सबसे बेहतर जो है डी का ऑप्शन मेरा मिल गया कि विल नॉट ग्रांट। और इसमें दूसरा जो था कि अगर इधर पास्ट होता है तो इधर हम क्या करते हैं, या तो हम वुड का प्रयोग करते हैं या एज गिवन का जो है वो हम पास्ट यूज करते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी थी। अगर आपके पास ये जानकारी अवेलेबल नहीं है तो आप फिर से मैं कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, जहां पर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस एक्सप्लेन किया है, टेंस की प्रायोरिटी टेबल को पूरे विस्तार से समझाया है। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर आपको सिर्फ इतना पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज का कॉम्बिनेशन कैसे है, तो 10 में से 1 या 2 सवाल अमूमन हर बार आपको आपके एग्जामिनेशन में, आपके क्वेश्चन सेट में अगर एरर पूछता है तो वहां पर दिख जाएगा, इंप्रूवमेंट पूछता है तो वहां पर दिख जाएगा। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो क्या है, आपका डी है। हमने सीधा सा देखा कि भैया यहां पर V5 लगा हुआ है, तो मेरा पहला वाला कॉम्बिनेशन लगना चाहिए, ये वाला नहीं लगेगा। चलिए यहां पर अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन हैज, और फिर से यहां पर आ गया मेरा वही पीछे जो बताया कि हैज हो, हैव हो, हैड हो, इसके साथ जो है हम V3 लगाते हैं, और एडवर्ब जहां पर है तो वो एडवर्ब लगेगा, क्योंकि अगर हम वर्ब लगा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो विजिटेड है ये अपने फॉर्म में सही है, हम ऑप्शन ही पहले देख लेते हैं कि भाई विजिटेड है या नहीं है। नहीं है, यहां पर ये विजिट है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, उसमें इसमें भी विजिट है, ये भी नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि इस एडजेक्टिव को मुझे एडवर्ब में चेंज करना होगा। क्या हो जाएगा, रिसेंटली। आप हमेशा जानते हैं इस बात को कि भाई एडवर्ब जो है वो किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एडवर्ब हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, रिसेंटली लगाएंगे। ये रिसेंट गड़बड़ है, तो उस हिसाब से जो मेरा आंसर हो रहा है वो आंसर हो रहा है इसका सी। देखिए मैं एक बात कहूंगा कि पीछे जो शोरगुल हो रहा है, मैं इतना ही कहूंगा, मैं घर में हूं और आसपास में बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर मेरा शासन नहीं चल सकता है, और उनका अपना दायरा है, मेरा अपना दायरा है। मैं कुछ भी करता हूं अपने कमरे में तो मैं उनको प्रभावित नहीं कर सकता हूं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। तो उसको इग्नोर करते हुए आप सवाल पर फोकस करिए। कुछ ज्यादा ही बैकग्राउंड में आवाज बजता है, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, कोई बात नहीं है। यहां पर सवाल पर ध्यान दीजिए। तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि भाई हैज हैव लगा हुआ है, तो हैज हैव के साथ जो है वो V3 हम इस्तेमाल करते हैं। तो विजिटेड यहां पर है, और आपको पता है कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे एडवर्ब चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, मिस्टर सेन्स कलीग्स आस्क्ड हिम, और ये जो दैट है, देखिए इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब हो जाएगा की, और एक हो जाएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के केस में ये जो है यहां पर गलत हो जाएगा, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, और साथ में अगर हम इसको प्रयोग करें तो ये इसको आगे एक्सटेंड कर देगा, उससे रिलेटेड मुझे आगे इंफॉर्मेशन देना होगा। साथ में कंजंक्शन की तरह अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो इसका मीनिंग होगा की, और इस सेंटेंस का जो सेंस है वो रह जाएगा इनकम्प्लीट। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो हम देख रहे हैं कि मिस्टर सेन्स कलीग आस्क्ड हिम ही प्लान्ड टू डू आफ्टर हिज रिटायरमेंट, मतलब है कि वो पूछा जो वो प्लान कर रहे हैं करने का रिटायरमेंट के बाद। तो सबसे पहले है कि यहां पर देखिए कि जो किए हैं, तो आस्क्ड है, यहां पर देखिए प्लान्स खत्म हो गया यहां से, दैट हिज प्लान्स, मिस्टर सेन्स कलीग्स आस्क्ड हिम दैट हिज प्लान्स आफ्टर, नहीं, यहां पर ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ हो गया, और ये व्हेन वाला तो यूज होगा नहीं। व्हाट का प्रयोग हम जो के सेंस में करते हैं, व्हाट भी कई तरीके से इस्तेमाल होता है। तो व्हाट का एक सेंस होता है जो, जैसे है व्हाट इज डन, जो हुआ सो हो गया। तो यहां पर ये ना यूज हो करके इसकी जगह पर हम करेंगे व्हाट का प्रयोग, और नॉर्मल एक जो फ्रेज की तरह उसको रखेंगे कि मिस्टर सेन्स कलीग्स आस्क्ड हिम व्हाट ही प्लान टू डू आफ्टर हिज रिटायरमेंट। और सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो आपका सी है, बाकी सारा का सारा यहां से एलिमिनेट हो गया, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है सी। देखिए इस तरह के सवाल में ठीक है, जानकारी जरूरी है कि दैट कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल होता है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसके और कई सारे इस्तेमाल हैं। लेकिन सबसे बेहतर है कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो आप इतने पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, इतनी बार दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब के इस्तेमाल को सेंटेंसेस में देखते हैं कि आपको ये समझ खुद से आने लगता है कि नहीं नहीं, यहां पर ये ठीक नहीं लग रहा है कि मिस्टर सेन्स कलीग्स आस्क्ड हिम when he planned to do, ये भी नहीं फिट बैठ रहा है, that his plans to do नहीं हो रहा है यहां पर, what he planned to do after his retirement। तो इस तरीके से भी अगर आप चुनेंगे ऑप्शन को बारी बारी से उस जगह पर उस अंडरलाइंड हिस्सा को रिप्लेस करके, तो बिल्कुल आप सही बना पाएंगे, और उस आधार पर यहां पर, और वैसे भी मैंने बताया कि इसका सेंस है ये जो के सेंस में भी इस्तेमाल होता है, और इसीलिए इसका जो जवाब हो गया वो हो गया सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि द मिनिस्टर डिनाइड जो है वो V2 है, दैट मीन्स है कि पास्ट है। कह रहा है रिपोर्ट्स दैट प्राइसेस विल, अब यहां पर विल नहीं होना चाहिए, सबसे पहले अगर हम पास्ट का यूज किए तो वुड होना चाहिए। अब ये देखिए राइज रोज, ये है V2, यहां पर होना चाहिए राइज। तो या तो हम ढूंढें कि वुड राइज हो जाए, वुड राइज आफ्टर, अब यहां पर है, ठीक है, और विल यहां नहीं होगा ये वाला ऑप्शन। इज राइजिंग और आर राइजिंग कहने का मतलब ही नहीं है, सीधा सा है कि द मिनिस्टर डिनाइड रिपोर्ट्स दैट प्राइसेस वुड राइज। अब यहां पर है वुड राइज आफ्टर, तो क्या हो जाएगा यहां पर आफ्टर द बजट। ये यहां पर ये इस सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ये मिसप्रिंट है यहां पर, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि यहां देखिए कि आसानी से हमको मिल गया कि क्यों लगाया हमने वुड के साथ राइज। तो आपको पता है कि इसके साथ हम हमेशा जो है ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि आप सो कॉल्ड V1 कह सकते हैं, तो वुड के साथ हम लगाते हैं। तो बिल्कुल यहां पर ये जो है गलत है, और हमने देखिए कि यहां से विल हटा, इज हटा, आर हटा, तो मेरे पास मेरा आंसर खुद ब खुद आ गया कि वुड राइज आफ्टर होगा। और वुड किस आधार पर हमने देखा, तो डिनाइड के आधार पर। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो गया आपका ए। चलिए अगला सवाल लेंगे, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज एयरलाइंस कैन राइजन प्राइसेस। फिर से देखिए यहां पर कैन के साथ राइजन, ये राइज का तीसरा फॉर्म है,
ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कि ये कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू गल्फ कंट्रीज एयरलाइंस। अब यहां पर जो है कैन के से बेहतर है मे का प्रयोग करना, क्योंकि हम इसको पॉसिबिलिटीज दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं और सबसे बेहतर है। यहां पर कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, एक कंसिडरेशन है और इस आधार पर यह संभावना व्यक्त की जा रही है। सबसे पहले देखिए तो इसमें शुड का प्रयोग जो है शुड राइज क्यों नहीं होगा, हम ये हटा दे रहे हैं यहां से। कुड तो बिल्कुल यहां पर जो है नहीं होगा, और कुड के साथ ये देखिए रेज्ड, ऑप्शन ही गलत हो गया। यहां पर मे रेज मेरा दिख रहा है लेकिन यहां राइज नहीं दिख रहा है, और विल रेज अप दिख रहा है, यहां पर भी नहीं। अब सबसे बेहतर है मे। अब एक आपके मन में आ रहा होगा कि सर RAISE इसका प्रयोग क्यों किया गया। देखिए ये है ट्रांजिटिव वर्ब, जो है ये ट्रांजिटिव है, और ये जो है वो है इंट्रांजिटिव। मतलब है इंट्रांजिटिव कहने का मतलब है कि ये खुद से बढ़ता है, ठीक है, बाहर आना, ऊपर आना, बढ़ना, इस सेंस में, और इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए होना चाहिए रेज, मे रेज प्राइसेस, तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। ये बात समझ गए होंगे आप कि राइज और रेज में क्या अंतर है। तो ये ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, राइज इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो उस लिहाजन जो यहां पर मेरा आंसर है वो हो गया आपका आंसर नंबर सी। और ये ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइज एंड रेज। राइज क्या है, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और रेज जो है वो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। चलिए अगला सवाल लें और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि विदाउट बोथ इशू, सबसे पहले तो इशू है, यहां पर इस चीज को देखना है कि ये इशू है। तो इसको हम आगे बढ़ने से सवाल पर एक जानकारी है जो मैं आपको दूं। देखिए सबसे पहले क्या है जानकारी में, वो है आपका अनटिल और अनलेस को लेकर के। देखिए इसमें जो अनटिल है इसका प्रयोग और इसका प्रयोग, इसका मतलब होता है जब तक नहीं, और इसका मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है। और ये टाइम रिस्ट्रिक्शन को शो करता है कि कोई भी वर्क जो है वो टाइम से रिस्ट्रिक्टेड है, और ये जो है वर्क टू वर्क रिस्ट्रिक्शन शो करता है। इसके साथ नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, we don't use negative words with it। इधर भी सेम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर जो है नहीं दोनों में मौजूद है। अब कहेगा कि until he comes you will नॉट गो। इसका मतलब है कि टाइम है, हम कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं आएगा उसकी बात कह रहे हैं, ठीक है। इधर कहेंगे अगर हम कहते हैं अनलेस ही प्लेज ही विल नॉट विन, ही विल नॉट विन। तो यहां पर देखिए कि हम एक एक्शन को दूसरे एक्शन से प्रतिबंधित दिखा रहे हैं कि अगर वह नहीं खेलता है तो नहीं जीतेगा, मतलब एक काम नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखेंगे तो इसमें टाइम से है कि अगर वो 5:30 बजे तक नहीं आएगा तुम नहीं जाओगे, 6:30 तक नहीं आएगा तुम नहीं जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसके साथ हम नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं। अनटिल और अनलेस, इस पर भी कई सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर इसके साथ जो कॉमन एसएससी में सवाल पूछा जाता है उसमें साथ नेगेटिव लगा देगा कि अनटिल ही डज नॉट कम, इस तरीके से अनटिल ही डज नॉट प्ले, अनलेस ही डज नॉट प्ले, इस तरीके से आपका सेंटेंस देगा। बहुत ईजी होता है और इसको आपको ध्यान रखना है। जो आप अगर बोलना चाहते हैं, स्पीकिंग के लिए बहुत प्रयासरत हैं, तो ये आपका प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब है यदि नहीं। अनटिल जो है टाइम टू वर्क रिस्ट्रिक्शन को शो करता है, और इसमें वर्क टू वर्क रिस्ट्रिक्शन एक्सप्रेस होता है कि एक काम दूसरे काम से प्रतिबंधित है और एक काम
समय से प्रतिबंधित है, वैसे कंडीशन में जब समय से प्रतिबंधित होगा until का प्रयोग करेंगे, जब काम से प्रतिबंधित होगा unless का प्रयोग करेंगे। चलिए हम यहां पर सवाल को देख लें। तो देखिए, अरे थोड़ा सा टेक्निकल व्यवधान है, एक मिनट। चलिए सुधर गया। यहां पर क्या कह रहा है आप देखिए कि विदाउट बोथ इशूज, सबसे पहले तो बोथ के साथ इशूज होना चाहिए। तो सबसे पहले जहां जहां इशू है वहां से उसको हटा लीजिए, ठीक है, ये यहां से हट गया। अब इसमें है इशूज और यहां पर भी है इशूज, ठीक है। अब सिंस का मतलब होता है जब से तब से, तो यहां बिल्कुल सेंस नहीं आएगा इससे। अब अनलेस से देखिए, कह रहा है कि अनलेस, अगर हम यहां पर ये यूज करते हैं कि अनलेस बोथ इशूज, और जब भी इशूज लगा तो आर हो जाएगा। तो अनलेस बोथ इशूज आर क्लैरिफाइड द बोर्ड हैज केप्ट ऑल अदर मैटर्स बिफोर इट पेंडिंग। तो अब देखिए यहां पर जब तक नहीं हो जाता है, यदि नहीं, यदि दोनों इशूज क्लैरिफाई नहीं होता है, इस तरह का सेंस आ रहा है, तो मेरा एक ही वैसे जो है ये ए नंबर बचा है। बाकी जो ये है इसके साथ इच इशू लग सकता है, लेकिन भाई बोथ है तो हम इच क्यों करेंगे, द इशू क्यों करेंगे, साथ में ये इशू सिंपल सा है, बोथ इशूज की बात कर रहे हैं, दोनों बोथ इशूज होना चाहिए। तो ये सेंस का मतलब जब से तब से होता है, और हम मुझे यहां पर चाहिए नकारात्मक सेंस। कैसा सेंस चाहिए कि यदि वो क्लैरिफाई नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि यहां सेंस वही है कि अनलेस बोथ इशूज आर क्लैरिफाइड द बोर्ड हैज केप्ट ऑल अदर मैटर्स बिफोर इट पेंडिंग। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। यहां पर देखिए कि ये ध्यान रखिएगा, अनटिल और अनलेस की जो बात मैंने आपके सामने रखी है, अनटिल जो है एक काम समय से प्रतिबंधित होगा तब हम अनटिल का प्रयोग करेंगे, अनलेस में एक काम दूसरे काम से प्रतिबंधित होगा तब हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। दोनों में नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट या किसी भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग उसके साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके सेंस में ही नॉट जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल लेंगे, ये आखिरी है इस सेशन का सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड, यहां तक ठीक है, हिज नॉलेज, और ये क्या है, नॉलेज नाउन है, और इसके बाद क्या लगा हुआ है, एंड। तो इसके बाद ये एडजेक्टिव का होना जरूरी नहीं है, इसका क्या होना चाहिए, नाउन के साथ। आपको पहले ही बताया मैंने कि एंड के दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पर होना चाहिए अटेंशन, है ना, नॉलेज एंड अटेंशन। द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड हिज नॉलेज एंड अटेंशन, और अटेंशन के साथ जो प्रीपोजिशन प्रयोग होता है वो है टू, और बाकी रह जाएगा डिटेल। ये अटेंडेड की जरूरत नहीं है, अटेंटिवली की जरूरत नहीं है, अटेंशन फॉर डिटेल नहीं होगा, ये प्रीपोजिशन यहां पर गलत है। मेरा जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी। देखिए इसमें एक छोटी सी बात है, छोटी सी जानकारी है कि एंड के दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉलेज मुझे दिख गया नाउन, तो यहां पर जो है अटेंटिव को अगर हम अटेंशन में कर लेते हैं, मेरे पास ऑप्शन है, हमेशा ऑप्शन को देखते हुए हम बदलाव कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम नॉलेज को क्यों नहीं बदल सकते थे, तो भैया वो मेरे अंडरलाइंड हिस्से में है ही नहीं, जो हिस्सा मेरा अंडरलाइंड है मुझे उसी को बदलना है, और जब मैंने किया अटेंशन, उसके बाद टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, अटेंशन टू डिटेल। द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड हिज नॉलेज एंड अटेंशन टू डिटेल, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो गया वो हो गया सी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन जो थोड़ा सा टाइम एंड टेंस के दायरे से बाहर था, और हमने टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स के अलावा दूसरी भी बातें यहां पर की, आपको इसको
बना करके मजा आया होगा, आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। अब अपने अंक मुझे नीचे लिख करके बताइए जरूर, क्या आपने इसमें परेशानी महसूस की, किस तरह की परेशानी हुई वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उसका निदान आपके सामने रख सकूं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकूं। उम्मीद तो यह है इस सेशन में काफी मजा आया आपको, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी और आपके ज्ञान के भंडार में कुछ जोड़ने में हम सफल हुए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय यहाँ से बिता लेने का, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ यहां से जाएंगे कि कल फिर एक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।